5 था ना। चलिए, रेडी फॉर द न्यू चैप्टर? नहीं रेडी बोले है ना। चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं 6th चैप्टर की तरफ, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल चैप्टर है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। नो डाउट इसके जो रूल्स हैं, इससे जो आने वाले प्रिंसिपल्स हैं, वो तकरीबन हर एक चैप्टर में इसका फिर से इस्तेमाल होगा। तो आप ऐसे समझ लो, आगे का जो फर्दर फिजिक्स आने वाला है उसका बेस पढ़ रहे हो, तो बारीकी से एक एक चीज़ को आपको फोकस करना है, एक एक चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आने वाले कंटेंट को एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में, व्हाट इज वर्क। फिर पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर आएगा हमारे सामने वर्क एनर्जी थियरम। फिर आएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर एक पार्ट आएगा आपका पावर, और सबसे लास्ट आएगा कोलिजन। कोलिजन को अक्सर एक डिफरेंट चैप्टर की तरह माना जाता है कि थोड़ा सा ये बाकी चैप्टर से थोड़ा सा हट के है। कोलिजन और उसके आगे आने वाला सेंटर ऑफ मास, जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन चैप्टर का टॉपिक है, उन दोनों को मिलाकर एक टॉपिक, एक चैप्टर बनाया गया है। जैसे कि कई किताबें आप देखेंगे JEE की खास तौर से, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर से पावर तक है। और अगला चैप्टर कौन सा है? अगर NCERT में देखेंगे तो वो तो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, मगर उनकी किताबों में है कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। तो इसका ये टुकड़ा और आगे आने वाले चैप्टर का पहला टुकड़ा मिला के उन्होंने एक चैप्टर बना दिए कई किताबों में, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट प्रिंसिपल्स है। तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, अपन तो NCERT के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये जो लिस्ट है, ये मैंने NCERT से थोड़ी डिफरेंट बनाया है। जैसे लिस्ट में पहले वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया था, अगर आप NCERT में देखेंगे तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम आ रहा है, पहले कुछ और आ रहा है। तो इसीलिए है ना, थोड़ा सा हमने डिफरेंट टाइप की लिस्ट बनाए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट उससे आपको। चलो लिख लो ये पूरा कंटेंट। फिर हम लोग वर्क टॉपिक में फिर से कंटेंट बना रहे। सब कंटेंट क्या है उसके, ये वर्क तो मेन टाइटल है, वर्क के अंडर क्या क्या पढ़ना है आपको ये देखना है अपने को। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, graphical evaluation of work,
वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड work and frame of reference ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये आपको सिर्फ वर्क के अंदर इतना पढ़ना है आपको। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वर्क एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। इधर का हो गया लिस्ट लिखना सभी का। मैं इरेज करने जा रहा इधर का। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला टॉपिक वर्क देखने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वर्क। वर्क असल में है क्या? चलिए बताएंगे कोई मुझे क्या वर्क क्या होता? काम, जो हमको बहुत जान पे आता है ना। घर वाले बोले तो फिर तो हम तो बस है कि नहीं, बड़े भाई को बोले तो वो छोटे भाई पे टाल देता है ना। तो भैया व्हाट इज वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्पेसिफिकली क्या लगता है वर्क क्या होगा? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भैया वर्क हुआ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला देखो इमरान सर ने बहुत कंजूसी की है, बता रहा ना, ये रूम को छोटे छोटे बना दिए, अपन रूम को बड़ा कर देते हैं है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है फरजान और साइम दोनों हो जाओ, दीवार को उधर लौटो तुम, है ना। और उधर पीछे सब ये अबूजर सिबगत ये सब लोग उधर लौटने वाले दीवार को, गर्ल्स तुम लोग मिलकर दीवार को उधर लौटो, है ना। मैं अकेला इधर काफ़ी हूँ, है ना। अब अपन क्या करेंगे भाई, चलो भैया दिन भर इसको लौटेंगे दीवार को, है ना। दीवार तो जाहिर बात 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं सरकेगी, है ना। आप लगे उतना फोर्स लगाओगे, आप लगे उतना क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। बट क्या हुआ? दीवार का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? अरे हुआ क्या भाई? नहीं हुआ ना। तो भाई वर्क हुआ क्या? हुआ क्या? वर्क नहीं हुआ। तो जब तक नतीजा नहीं मिलेगा तो हम कैसे बोलेंगे कि वर्क हो गया? तो भैया वही है, नतीजा क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट होना। तो आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो सिर्फ उतना काफी नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है, तब माना जाएगा कि वर्क हुआ है। या फिर मैं खड़े खड़े बोलता हूं चेयर को इधर आ जा, इधर आ जा, वो चेयर को बोल रहा हूं मैं इधर आ जा, है ना। अब हुआ ये कि चेयर सच में इधर आ गई, मगर ऐसा है कि किसी स्टूडेंट ने लाके रख दिया यहाँ पे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार ये चेयर लाने में बड़ा वर्क करना पड़ा। वर्क मैंने किया क्या? नहीं, उस स्टूडेंट ने किया जिसने वो चेयर लाके यहाँ रखा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट उस स्टूडेंट ने किया, फोर्स उस स्टूडेंट ने लगाया, तो इसीलिए वर्क उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो फोर्स लगाना भी जरूरी है वर्क करने के लिए,
तो बस वही बात हो रही है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है। चलिए देखते हैं। When a force is applied on any object and it gets displaced in the direction of force, then work is said to be done। तो कहा जाता है कि वर्क हुआ है। हम ये कहते हैं कि भैया फिर वर्क हुआ है। ठीक है ना। अब ऐसा है, हमको देखना है इसके डायमेंशंस, इसके एसआई यूनिट्स। तो भैया एसआई यूनिट्स क्या होंगे? तो एसआई यूनिट होता है इसका न्यूटन, सॉरी जूल, और फिर इसके बाद या फिर न्यूटन मीटर एनएम करके देते सकते हम लोग, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं आप इसके एसआई यूनिट में। जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। डायमेंशन क्या आते हैं वर्क के, कौन बताएगा? भूल गए सब? वर्क का डायमेंशन क्या आता है? चलो लेकर आते हैं वापस से आपको। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? L1। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L2। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L3 है। देखो याद करो, अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले लिया हुआ तुम भूल गए, और यहाँ 2 साल पहले का याद रखने हो तुमको। इसीलिए बार बार हम लोग बोलते रहते भैया रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। तो भाई एरिया का क्या बोले? L2। वॉल्यूम का क्या है? L3। फिर से बोलो, वॉल्यूम का क्या है? L3 है ना। स्पीड का क्या है? L1t-1। स्पीड का क्या है? L1t-1। स्पीड का क्या है? अरे कॉन्फिडेंस से जोर से बोलो, स्पीड का क्या है? L1t-1। वेलोसिटी का क्या है? अरे वही होगा ना, L1t-1। एक्सेलरेशन का क्या है? L1t-2। एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन का क्या है? L1t-2। फोर्स का क्या है? M1 L1t-2। फोर्स का क्या है? M1 L1t-2। फोर्स का क्या है? फोर्स का क्या है? वर्क का क्या है? M1 L2t-2। वर्क का क्या है? M1 L2t-2। वर्क का क्या है? L2t-2। वर्क का क्या है? एनर्जी का क्या होता है? वही होता है M1 L2t-2। कोई भी एनर्जी पकड़ लो, काइनेटिक पोटेंशियल, सबका क्या है? M1 L2t-2। और टॉर्क का क्या है? वो भी वही होता है M1 L2t-2। ये पढ़ाया था मैंने सब, उस टाइम तो बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अब क्या हो गया? पुढचा पार्ट मागचा सपाट, पुढचा पार्ट मागच्या सपाट। आम्हाला पुढचं पण यह पार्ट नहीं आणि मागचं पण पार्ट नहीं। चलिए देखो यार, तो हमने क्या देखा यहां पे, इसके डेफिनेशन, इसका एसआई यूनिट और इसका डायमेंशन भी हम लोग ने देख लिया वर्क के बारे में। अब स्पेसिफिकली वर्क का जो हमने देखा है, जो सीरीज देखा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हम वो पढ़ेंगे। चलिए
चलो फर्दर, तो हम देख रहे हैं भैया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। क्या है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स? मतलब किसी बॉडी पे लगातार जो फोर्स लगाया जाएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू का लगाया जाएगा, वो फोर्स कभी भी बदलेगा नहीं। अब अगर फोर्स बदलेगा नहीं तो इससे एक बात समझ में आती है कि फोर्स हमेशा यहां पर नंबरों के फॉर्म में होगा। फोर्स कभी भी यहां पर इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की अगर इक्वेशन है जिसमें एक्स और टी आता है, इसका मतलब क्या है कि भैया वो वेरिएबल है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? फोर्स ड्यू टू वर्क ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो वर्क ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स में क्या होता है? देखो सबसे पहले केस वन, कुछ नहीं भाई, आपको करना क्या है, वो ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो भैया आप उसका कैलकुलेट करते हैं। मगर केस वन करके क्यों डाले आपने? क्यों भैया? ये सबसे आसान केस है। व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स आपने जो अप्लाई किया है वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में है, मतलब बोले समझा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करूंगा कि भैया ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके, ऑफ मास से सम मास स्मॉल m, वो फिलहाल पोजीशन ए पर है, फिर वो वहां से हटकर वो यहां पर आ जाता है, दैट इज पोजीशन बी पर। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्लॉक की, वो यहां से सरक के यहां पर आया। मैं बोलूंगा उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो बोले उसका एच डिस्प्लेसमेंट हुआ। कौन से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा था, तो बोले उसी डायरेक्शन में लगा था। और अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई पता लगाओ वर्क डन कितना है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से चुपचाप मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। फोर्स की वैल्यू दी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई हो, जो 9th में करे आपने वही करना है आपको, कुछ खास उसमें है नहीं। दब आई बात समझ में आपको? ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है। ये इधर का हो गया डेफिनेशन, ठीक है, उधर लिखता हूं मैं, अगर जगह है क्या अगर वहां पे हो जाएंगी, चलो करना पड़ेगा जगह। एक एग्जांपल ले लेते हैं। A force of 10 Newton is applied on an object, तो एक ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड in the direction of force by 5 meters, और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हो जाता है फोर्स की डायरेक्शन में बाय 5 मीटर्स। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वर्क डन शुड बी, कितना रहना चाहिए, है ना। चलो, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर, कुछ नहीं है भाई, या इसमें तो कुछ दम ही नहीं है। हम लिखेंगे वर्क डन क्या होता है, तो बोले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो बोले 10 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो बोले 5 मीटर है ना। इसी कारण से वो 50 न्यूटन मीटर, है ना, या फिर 50 जूल जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो जाता है आपका वैल्यू 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल, इसका वैल्यू होगा। आया समझ में? अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर तो बुद्धि पर तुम्हारे भाई शक हो जाएगा मेरे को। नहीं गिरा पानी, चलो।
फिर आया केस सेकेंड, समटाइम्स द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बट इट डज नॉट, मगर वो डज नॉट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज शोन बिलो, जैसे कि नीचे बताया गया है। चलो लिख लो बेटा, क्योंकि मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए यहाँ पे, तो पहले उत्तर लिख लो पूरा। चलो हो गया बेटा। स्पीड्स बढ़ाइए आप अपनी, बहुत स्लो स्पीड्स है आपकी, और डक हैबिट मत रखा करो। डक हैबिट क्या होता, जैसे मुझे ये लिखना है, समटाइम्स द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, है ना। अरे गर्दन दुख जाएंगी यार ऐसे, इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ ले। समटाइम्स द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, है ना, तो पूरा समटाइम्स द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बट इट डज नॉट गेट्स डिस्प्ले ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट इट डज नॉट गेट डिस्प्ले इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पूरा सेंटेंस पढ़ो, उससे थोड़ा मेमोरी भी आपकी वो होंगी, स्ट्रांग होंगी। अब छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप एक एक वर्ड देख देख के लिखेंगे। चलो हो गया उधर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया है। फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, ऐसा मतलब एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या हम, तो फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे। एक ये वाला कंपोनेंट जो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, और एक वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा। याद रखें, पहला एक कंपोनेंट कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ना, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसे एक्स एक्सिस मानो, और फोर्स के कंपोनेंट का नाम दो एफ एक्स, और जो परपेंडिकुलर है उसको एफ वाई नाम देंगे अपन। चलो एफ वाई। चलो ऐसा है, फिर उसका आपने देखा कि जो एक्चुअल फोर्स है और उसका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके बीच का एंगल कितना लिया हमने, थीटा। ओके, तो हमने यहां पर उसी चीज को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि आपने किए क्या। तो सबसे पहले तो आपने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटे। तो फिर मैं इसी चीज को लिखूंगा, इन सच
केस वी इनिशियली, हम सबसे पहले काम ये करते हैं, रिजॉल्व, ओ भाई, द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं, है ना। पहला कंपोनेंट Fx, जो कि असल में F cos थीटा है। बोले सर F cos थीटा कैसे, क्या? तो बेटा वेक्टर की याद ताजा दिला दूं मैं आपको। फिर से देखो, यहां दो वेक्टर्स का कई लोगों को मालूम नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। कोई भी एक वेक्टर हो, चाहे मान लो वेक्टर R, उसका एक्स एक्सिस के एंगल क्या है, साथ एंगल क्या है, थीटा। मैं यहां परपेंडिकुलर बनाता हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ये क्या है, वेक्टर R का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी उसका हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस। बोले ये सर ऐसा कैसा है एक्स एक्सिस हिस्सा? बेटा मैं बोलूंगा ये वेक्टर R कहां लगा है, प्योरली एक्स पर है कि प्योरली वाई पर है, या दोनों पर है? दोनों पर। ये एक्स पर भी है, वाई पे भी है। मैं पूछूंगा एक्स पर कितना है, वाई पे कितना है। पर्टिकुलरली अगर मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि एक्स पर कितना लगा, वाई पे कितना लगा, तो हम उसको बोलते हैं कि हम उसको कंपोनेंट बता रहे हैं। तो बोले भैया अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि आर एक्स क्या रहेगा, तो भैया ये रहेगा आर कॉस थीटा। अलोंग वाई एक्सिस आर वाई क्या रहेगा, आर साइन थीटा। फिर आप कहेंगे अच्छा सर ऐसा है, शायद बोले एक्स एक्सिस वाले को कॉस थीटा लेना पड़ता है, वाई एक्सिस वाले को साइन थीटा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिस एक्सिस के साथ थीटा है उसको लेना पड़ता है कॉस थीटा, है ना। उसके पीछे रूल भी है कि भैया देखो यहां से यहां क्या है, बोले आर एक्स है, ये क्या है तो बोले आर है, तो कॉस थीटा क्या होता है तो बोले एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी कारणवश आर एक्स जो हुआ वो आर कॉस थीटा हुआ, है ना। आर एक्स जो हुआ वो आर कॉस थीटा हुआ। और जब ये आर वाई निकालोगे, जो कि ये होता है, मैं इसको भी आर वाई बोल सकता हूं, है ना। आपने थीटा का ऑपोजिट साइड देखा कि नहीं देखा इसको? तो साइन थीटा क्या होता है, बोले ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आर वाई अपॉन आर। इसका मतलब आर वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। सही है ना। तो इसी वजह से यहां पर क्या हुआ बेटा कि हम लोग ने आर वाई को लिखा यहां पर आर साइन थीटा। अगर वही खेल उल्टा हो जाता कि अगर यहां पर थीटा इसको बोल देता मैं, तो अब आपको भैया ये आर वाई कितना होता फिर, तो बोले आर वाई तो थीटा का अब क्या बन चुका है, एडजेसेंट साइड। इसीलिए इस बार साइन थीटा नहीं ले सकते आप, आपको कॉस थीटा लेना पड़ेगा। यानी आर वाई अब बन जाएगा आर कॉस थीटा, और आर एक्स क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। सीधा एक रूल है, जिस एक्सिस के साथ थीटा है उसको कॉस लगा दो, जिसके साथ नहीं है उसको साइन लगा दो। एक बेसिक सी बात आपको याद रखनी है। तो वही बात है बेटा कि यहां मैंने फोर्स को बताया, और अक्सर ऐसा होता है, बल्कि होता ही वो है कि फोर्स का जो एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही दिया रहता है। तो हमने कहा कि हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अगर फोर्स ऐसा लगा, तो बोले फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। एफ एक्स एफ कॉस थीटा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट which is responsible for the displacement. And hence does work, और इसी कारण से वो वर्क करता है। तो हमने कहा कि देखो भाई, हमने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटा। एक कंपोनेंट कौन है, एफ एक्स, जो कि उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब इसी टुकड़े के वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। इसी फोर्स ने बॉडी को क्या करा है, उधर ढकेला है। अगर मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का लगाया, 10 न्यूटन का, और मैंने देखा एक्स एक्सिस के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ उसने एंगल कितने का बनाया, 60 डिग्री का। कितने का बनाया, 60 डिग्री का। समझ में आया ना आपको? तो भैया एंगल बनाया उसने 60 डिग्री का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लेता हूं एग्जाम्पल एक चेयर का। अब ये चेयर है, चेयर को डिस्प्लेस करने वाला हूं मैं। आप देख सकते हैं मेरा हाथ ऐसा तिरछा है और मैं इसको खींचते हुए ला रहा हूं। मुझे एक बात बता, ये जो मेरे हाथ का जो फोर्स है, आप बताओ क्या ये चेयर को सिर्फ आगे खींच रहा है या हल्का सा ऊपर भी खींच रहा है? हल्का सा ऊपर भी खींच रहा है ना। अगर आपके इसके नीचे अगर आपका पैर होता तो आपको फील होता,
कि जैसी मैंने ये फोर्स ऐसा ही लगाया तो आप हल्का हो गया, आपके ऊपर वजन नहीं पड़ रहा चेयर का इतना, है ना। तो वो असल में मेरा जो हाथ है वो उसको आगे भी खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है। तो असल में ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऊपर खींचने वाला और आगे खींचने वाला। मेरे को मतलब कैसे है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, बोले इधर हुआ, हवा में उड़ा गया चेयर, नहीं डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो मुझे उसी से मतलब है जो उस डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा कौन है उस डायरेक्शन में, तो बोले एक्स एक्सिस वाला फोर्स है, उसी डायरेक्शन में है ना, तो उसी ने वर्क किया होगा, उसी ने काम किया होगा। और ये जो एफ वाई है उसने आगे ढकेलने का तो काम किया ही नहीं होगा, उसने तो ऊपर उठाने का काम किया है ना। तो बस वैसे ही तो हमने कहा कि भैया देखो भाई, बात ऐसी है कि जो आपका एफ एक्स एफ कॉस थीटा है जो पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को, वही रिस्पॉन्सिबल है आपके ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए। उसी की वजह से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा है। अगर उसी की वजह से ऑब्जेक्ट बढ़ा है तो मैं बोलूंगा उसी ने क्या किया है, वर्क किया है ना। और मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करूंगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ कॉस, सॉरी नॉट कॉस, साइन थीटा परपेंडिकुलर, जो कि क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर है फोर्स के डायरेक्शन को, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है किस चीज के, फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है भैया, ये तो ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा था, है ना, ऊपर ढकेल रहा था, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा था, ये तो ऑब्जेक्ट आगे गया इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण बिल्कुल भी नहीं गया आगे, है ना। तो मैं बोलूंगा भैया इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, हेंस इट डज नॉट डू एनी वर्क। तो उसने कुछ वर्क किया नहीं, ऐ साला। तो बोले भैया उसने कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई वर्क नहीं किया, है ना। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, देयरफॉर द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज, तो भैया वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज, कॉल्ड एज नहीं, कैन बी रिटन एज। तो ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हुआ उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। बोले कैसा लिख सकेंगे भैया, तो बोले आप सिंपली वर्क लिखो, जो जिस फोर्स के कारण वर्क हुआ है उसको, फोर्स को लिखो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख डालो, है ना। जिस फोर्स के कारण आपका वर्क हुआ है वो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वर्क का रूल ही है, जिस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट किया उस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वर्क मिल जाएगा। सही है ना भाई, समझे ना। तो मैंने वो फोर्स लिया जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आ गया, वर्क आ गया। बोले भाई बात तो सही बोले आपने बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ कि भाई एफ एक्स असल में है क्या, तो बोले यार वो जो तुमने टोटल फोर्स बताए थे ना, तो बोले उसका वो कंपोनेंट है। तो बोले एफ एक्स को मैं टोटल फोर्स के कंपैरिजन में कैसा लिख सकता हूं, तो देखो जैसे कि आप जानते हैं सिंस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, आप एफ एक्स को एफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वर्क डन को आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। हाँ या ना, समझ में आया क्या, है ना। क्योंकि कभी भी आपको एफ एक्स की वैल्यू तो दी नहीं रहेगी, आपको एफ एक्स की वैल्यू तो दी नहीं रहेगी, आपको ये एफ की वैल्यू देगा और एस की वैल्यू देगा। तो बोले अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर पहले एफ एक्स निकालेंगे फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोलूंगा ठीक है ये कितने स्टेप में जा रहा, बोले 2 स्टेप में। मगर सिंगल स्टेप में कैसे कर सकते हैं, बोले सर एफ एस और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, काम हो जाता है आपका। तो ये सिंगल स्टेप में आंसर आ जा रहा है ना। तो हमने लिखा कि वर्क डन का फिर फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये याद रखना, ये तुमने यहां तक तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ना। जब मैं 9th में मैंने आईआईटी फाउंडेशन को पढ़ाया था तो ये कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने एक जगह पे। तो एफ एस कॉस थीटा, तो देखो इधर ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, समझ में आ गया सभी को। अब इसको देख के शायद किसी को कुछ याद आया होगा, ऐसा फॉर्मूला कहीं तो भी देखे ले जैसा लग रहा है भाई। बोले कहाँ,
वेक्टर चैप्टर में बोले कुछ भी बात कर रहे हैं, हम तो कुछ और सोच रहे थे बोले, है ना। तो भाई देखो, शायद आपको याद हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। कुछ दिमाग के ढक्कन खुले, याददाश्त के ढक्कन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या भाई, ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए इंटू बी कॉस थीटा। क्या हो सकता है ना, ए इंटू बी कॉस थीटा। क्या हो, दमदार बोल है। तो ए इंटू बी कॉस थीटा। तो भाई अब गौर से देखो, एफ एस कॉस थीटा, गौर से देखो एफ एस कॉस थीटा, और अपनी बुद्धि पे थोड़ा जोर दो और बताओ मुझे एफ एस कॉस थीटा को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अरे भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अगर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो तो ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकोगे, देयरफॉर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन एस W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। यानी उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर भी सॉल्व हो सकता है। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको वेक्टर क्वांटिटी में दिया रहे तो उसको डॉट प्रोडक्ट लेकर भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखो भाई, भैया ये कॉलम छोटे पड़ जाएंगे मेरे को। इधर ध्यान दो।
हुआ। अब अगले इस पे ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ वर्क। व्हाट इज नेचर ऑफ वर्क? वर्क हम लोग तीन तरह से नेचर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। मतलब क्या होगा, बॉडी पे फोर्स लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, मगर कभी उसी वर्क को आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव, कभी कहेंगे कि भैया ये वर्क तो निगेटिव हुआ, और ये वर्क तो भैया क्या हुआ, जीरो ही हो गया। फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ऑब्जेक्ट का, मगर वर्क माना गया जीरो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखेंगे हम वन बाय वन। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क कब कहलाता है? पॉजिटिव वर्क कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स प्योरली इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि आपने यहां देखा, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूरी तरह से सेम है। या फिर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। फोर्स का कंपोनेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो भैया अगर ऐसा हो सकता है कि फोर्स या उसका कंपोनेंट इट इज लाइंग पैरेलल टू द, या इट इज लाइंग द सेम डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो वर्क को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। अब वर्क को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? सवाल, क्योंकि इस फोर्स ने इस मोशन को सपोर्ट किया है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अगेन, चेयर को मैं यहां खींच रहा हूं, चेयर तो बहुत हल्की चीज है ना। अगर उस पर इमेजिन करो मैंने बहुत ज्यादा वजन रख दिया है ना, 5-6 बैग्स आप लोग के भारी भरकम बैग्स या 10-12 बैग्स मैंने उस पर भर के रख दिया। अब क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से खींचूंगा मैं। अब जाहिर बात है वजन ज्यादा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि भैया इसको जब आप खींचेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। इस चेयर को मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो बोले 4 फोर्सेस लग रहे हैं। बोले कौन कौन से? एक आप अप्लाई कर रहे हो, बोले हाँ सही है। दूसरा क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ना, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अपन, है ना। इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो बोले इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, और क्या है? वेट है उसका, और इस प्लेटफॉर्म का नॉर्मल रिएक्शन। कुल मिला के 4 लग रहे हैं, है ना। मगर मैं वो 2 की बात करूंगा जो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ साथ आते हैं। तो मैं बोलूंगा एक फोर्स है जो उसको सीधा सीधा खींच रहा है, या फोर्स का कंपोनेंट है जो उसको सीधा खींच रहा है। अच्छा एक बात बता, अगर ये फ्रिक्शन ना होता या फिर चक्के लगा देता मैं इसको गोल अपने ट्रॉली बैग वाले, तब क्या होता? बड़ी आसानी से खींच लेता। तुम अगर भाई कहीं जाते हो घूमने फिरने, भी दिवाली वेकेशन में गए होंगे हिडगाते हुए, वो तुम्हें वो लेके गए होंगे ट्रॉली, मैं वैसे ही जा रहा था, तो वही अब ऐसा मुंबई गया था तो बोले भैया अब तुम ये ट्रॉली बैग लेकर जा रहे होंगे, तुम ऐसा है कि तुम बड़े आसान यूं 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 करके जा रहे होंगे, ऐसा है कि दिखावा करते हुए, है ना। हाँ भाई एरिस्टोक्रेट का बैग है हमारे पास, नहीं अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है हमारे पास। अब भाई वहीं अगर मान लो उसके चक्के टूट गए खुदा ना खास्ता, अब आ जाएगी तुम्हारी, फिर आ जाता पूरा अंदर, है यूं 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 लेके जाएंगे घसते हुए, है कि नहीं। अच्छा एक बात बता मुझे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे मोशन को सपोर्ट कर रहा था कि अपोज कर रहा था? अपोज कर रहा था ना। अरे तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा था ना फ्रिक्शन? नहीं वो तो बढ़ने को सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं ना। अरे भैया फ्रिक्शन आपके मोशन को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। वो आपकी स्पीड को स्लो कर रहा था, है ना, बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें दे रहा था, मगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो आपको क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था, इस बैग को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। तो इसीलिए पॉजिटिव कहा गया कि आपका ये फोर्स जो है ये मोशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है जरूरी नहीं कि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा हो, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसे कई कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर अगर और एक देखा जाए तो 5वां एयर रेजिस्टेंस भी था, मगर इतना नेग्लिजिबल था कि उसको निग्लेक्ट कर सकते अपन, है ना। आई ना बात समझ में आपको? तो हमने देखा कि ये फोर्स जो है उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव, है ना। यहां पर थीटा की वैल्यू जो होती है हमेशा 90 डिग्री से छोटी होती है ना। वहीं अगर देखा जाए कि भाई देखो मामला ऐसा है
कि ऑब्जेक्ट ये इस तरह से है, उसको फोर्स जो है एक छोटा सा पीछे की तरफ लग रहा है, मगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है ना। या फिर मैं कहूंगा ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा फोर्स पीछे लगना चाहिए, ये भी हो सकता है कि भैया ये ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लगा है उस फोर्स का एक कंपोनेंट, सिर्फ एक कंपोनेंट पीछे की तरफ है, फोर्स का एक कंपोनेंट सिर्फ पीछे की तरफ है, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ना। तो बोले भैया अब इस फोर्स के कारण वर्क डन जो है वो निगेटिव माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे दिमाग में कि बेटा सर हम तो खींच रहे इधर, बॉडी उधर कैसे जाएगी? बेटा अभी मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो जरूरी नहीं इस पर एक ही फोर्स लगेगा, है ना। अच्छा जैसे मैं बोलूंगा यहां पर, जब मैं चेयर को खींच रहा था, चेयर किधर जा रही है? आप लोग डायरेक्शन बोल, लेफ्ट साइड आपके, है ना, लेफ्ट साइड में जा रही है ना, उसको मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, तो मेरा फोर्स उसको खींच रहा है इधर, जो कि कैपिटल एफ है ना। मगर साथ ही साथ जब ये चेयर इधर मूव हो रही है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है? उल्टा लग रहा है ना, पीछे की तरफ, है कि नहीं? तो तुमने खुद देखा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर पीछे की तरफ लग रहा। तो भाई वही बात है कि ऑब्जेक्ट तो आगे डिस्प्लेस हो रहा है, मगर उसको जो लगने वाला फोर्स है वो पीछे की तरफ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो देखो, तुम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। एक तो 180 डिग्री या फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसे में फोर्स जो भी होता है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है ना। और हम कहते हैं कि भैया ये नेगेटिव वर्क है ना। नेगेटिव वर्क क्यों कहा गया? क्योंकि ये फोर्स जो है हमारे मोशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टा अपोज है। बोलते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहो। क्यों बोलते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहो? क्योंकि आगे बढ़ने से ये हमको क्या करते हैं? रोकते हैं, ये अपोज करते हैं, है ना। पॉजिटिव लोगों के करीब रहो, क्यों? ये आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। और फिर आते हैं न्यूट्रल लोग, देना ना देना, है ना। बोले कैसा? तो देखो भैया, ये आया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और आप लगा रहे हैं फोर्स ऊपर की तरफ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चेयर है और ये चेयर को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि बोले सर आप ऊपर क्यों खींच रहे हैं? तो मैं बोलूंगा वो चेयर को उधर सरकाना है कि नहीं। तो मैं खींच रहा उसको ऊपर, यूं उठा रहा ऊपर उसको। बोले क्यों? बोले ताकि बोले चेयर उधर सरक जाए, है कि नहीं। अब हुआ ये, जाहिर बात है आपको मालूम है, मैं इस डायरेक्शन में कितना भी फोर्स लगाऊं चेयर इधर आ जाएगी, उधर जाएगी क्या? नहीं। अगर मैं मान लो कि चेयर चलेगी इधर, है कि नहीं, फोर्स लगा रहा है इधर, चेयर चलेगी उधर, तो भैया जाहिर बात है मैं ये नहीं बोल सकता इस वर्क का क्रेडिट मैं ले सकता हूं क्या? देखा मैंने कितना वर्क कर डाला, बोल सकता क्या? नहीं। वो वर्क मैंने नहीं किया, उसने किया जिसने ढकेला। मेरा वर्क तो क्या था? जीरो था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो फोर्स से तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। तो अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट से, अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट में, तो उस फोर्स के कारण वर्क हुआ है, उस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मतलब वर्क हुआ होगा, मगर इस फोर्स के कारण वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। आप मैथमेटिकली भी देखो ना, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दो, कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो एफ एस मतलब वर्क डन विल बी जीरो। आया ना समझ में आपको, है ना। इसी कारण से सर्कुलर मोशन चैप्टर में वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन जीरो बोला गया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो चलो ये टेबल बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। मैं ओरली बोल रहा हूं इसका, क्योंकि जो वो सेंटेंस बड़े हैं थोड़े से, इतने इसमें आएंगे नहीं। डायग्राम बना लो तीनों अच्छे से, ठीक है ना। आप रुक जाइए, क्योंकि सब लोग बाकी लोग टेबल बना के कर रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी करो। फरजान अनस खामोशी से।
चलो हो गया। लिखो पॉजिटिव वर्क के कॉलम में, इफ फोर्स और इट्स कंपोनेंट, इफ फोर्स और इट्स कंपोनेंट lies in the direction of displacement, if force or its component lies in the direction of displacement, the work is said to be positive. The work is said to be positive. The positive work signifies that the positive work signifies that the given force supports the motion of the body. The given force supports the motion of the body. The positive work signifies that the given work supports the motion of the body. Here नीचे लिखो, here theta is less than 0. Sorry, my mistake. Here theta is 0 degree. Here theta is 0 degree or less than 90 degree. Here theta is 0 degree or less than 90 degree. अब इसके कॉलम में लिखो नेगेटिव वर्क है। If force or its component is opposite to its displacement, the work is negative. The work is negative. Full stop. The negative work indicates that the given force opposes the motion of the body. The given force opposes the motion of the body.
opposes the motion of the body. Full stop. Here theta is either 180 degree, here theta is either 180 degree or greater than 90 degree or greater than 90 degree. नेक्स्ट जीरो वर्क में जाओ. If force is perpendicular to its displacement, if force is perpendicular to its displacement, work is zero. Work is zero. That is theta equals to 90 degree. Therefore नीचे लिखो, इक्वेशन लिखना है आपको. Therefore W is equals to Fs cos 90. Fs cos 90. Therefore नीचे लिखो W equals to 0. नीचे लिखो फिर, जीरो वर्क इंडिकेट्स दैट the given force is not responsible. The given force is not responsible for displacement in given direction. Zero work indicates that given force is not responsible for displacement in given direction. Full stop. Hence नीचे लिखो पैराग्राफ बना के, hence work done by centripetal force in circular motion is always zero. चलिए अब एग्जाम्पल्स की शुरुआत. अभी अब भरमार एग्जाम्पल्स का. A lawn roller
A lawn roller has been pushed by a gardener through a distance of 30 meter. What will be the work done by him if he applies a force of 30 kilogram weight in the direction inclined at 60 degree to the ground? तो भैया एक ग्राउंड पकड़ लो और ये लॉन रोलर का रोलर सेक्शन या ब्लेड सेक्शन जिसको हम लोग कहेंगे, और आपका जो गार्डनर है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू है 60 न्यूटन। ऑफ कोर्स रोलर का डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। चलो एफ ई डाल लिख के रखता हूं अभी का मैं। तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसको दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं अपन, एक कंपोनेंट ये लगेगा और एक कंपोनेंट ये लगेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने क्या बोला है कि जो एंगल दिया है उसने 60 डिग्री, वो किसके साथ दिया है? ग्राउंड के साथ, है ना। मतलब अगर ऐसा है कि देखो फोर्स का डायरेक्शन कंसीडर करो, देखो तो ये ग्राउंड है और ये फोर्स है, तो ये एंगल को उसने 60 डिग्री दिया हुआ है ना। फोर्स का और ग्राउंड का एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और ये रहेगा द फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरफ, और ये फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ कॉस 60 हो जाएगा, है ना। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, हमारा जो वर्क है वो कितना रहेगा? तो देखो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले फोर्स को प्रॉपर्ली देख लो क्या है। फोर्स असल में आपको न्यूटन में नहीं दिया हुआ है, वो किलोग्राम वेट में दिया है। जब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाया था, बेटा इधर ध्यान दो, आप क्लास में पढ़ने आए हैं। जब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ाया था, मैंने फोर्स पढ़ाया था। मैंने कहा था फोर्स के दो टाइप की यूनिट होते हैं, है ना। एक होता है आपका एब्सोल्यूट यूनिट और एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर आप न्यूटन और डायंस में निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। और किलोग्राम वेट और ग्राम वेट में निकालते हैं तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर कोई वैल्यू ग्रेविटेशनल यूनिट में दी गई है, किलोग्राम वेट में दी गई है, तो 9.8 से मल्टीप्लाई करके उसे आप एब्सोल्यूट यूनिट यानी कि न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको फोर्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 30 मीटर्स, सॉरी नॉट 30 मीटर्स, 30 किलोग्राम वेट। फोर्स कितना दिया हुआ बेटा? 30 किलोग्राम वेट। उसे मैं न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय 9.8, मगर अप्रोक्सीमेशन के लिए 10 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वही न्यूटन में आ जाएगा, यानी कि 300 न्यूटन। ये फोर्स आ गया इन अप्रोक्सीमेशन। और जैसे कि हमारे वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स आपका 300 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट आपका 30 मीटर है, और कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा? 9000, 450। तो फिर ये 450 कि 4500? फिर वर्क डन का क्या आ जाएगा? 4500 जूल्स। आया समझ में? लिख लो।
चलो बड़बड़ करने के बजाय ये क्वेश्चन लिखो और उसको सॉल्व करो। A body moves a distance of 10 meter along a straight line under an action of 5 Newton force। तो एक बॉडी जो है 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है एक फोर्स के कारण, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। अब इस फोर्स के कारण 25 जूल का वर्क हुआ है। वर्क जो बताया गया है 25 जूल्स का हुआ है। तो उसने पूछा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन क्या है या एंगल क्या है, उनके बीच का पता लगाओ, है ना। हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एफ एस। अब वर्क कितना है बेटा आपका 25 जूल्स, फोर्स कितना है आपका 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, यानी कि 25 अपॉन 50। देखो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आया समझ में। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अब जो आपको करना है। उधर का हो गया लॉन रोलर वाला। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप, स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो है ये। उधर का इरेज कर रहा मैं, जिसका नहीं हुआ वो किसी दे के लिख लेना। क्या कैशा। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपका बाकी है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा बाकी है कुछ लिखने का।
तो फिर ये जो लिख रहा ना वो लिखो। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है आपके लिए मैंने, मुझे आप अभी के अभी सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा इनमें से। यस करेक्ट। था ही क्या उस क्वेश्चन में? देखो भाई क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको मास दिया है 5 किलो का, मास का कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद ये फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का। उसने बोला है कि बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव हो सकती है, मगर जो फोर्स आपने लगाए हैं वो 60 डिग्री के एंगल पे लगाए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 4 मीटर हुआ है। उसने पूछा है कि वर्क डन क्या आएगा, तो भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, या 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 1/2 होता, यानी कि 20 जूल्स। बहुत ही पांचट, बहुत ही सिंपल किस्म का क्वेश्चन था, मगर ऐसे ही नहीं, अभी धीरे धीरे देखो आगे कैसे बढ़ते जाएगा लेवल। ठीक है, तो दिस इज इट। ये आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी रहेगा। मगर हम लोग कल और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, और इंशाल्लाह वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए।